थी टोपोग्राफी की ही चल रही थी। अब मैं चाहता हूँ टोपोग्राफी ग्राफी से थोड़ी आज़ादी, क्योंकि जब एक तरीके की चीज लगातार आप पढ़ रहे होते हैं तो कई काफी सारी चीजें आप आगे ऑटोमेटिकली समझ में आ जाती है। देखिए, कोई भी टोपोग्राफी हो, टोपोग्राफी का पूरा खेल जो है, आ, मैं फिर से रिपीट कर दूं, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ अब। तो जो भी रिकॉर्डेड वीडियोस देख रहे हैं, मैं उनको बता रहा हूँ कि काफी लंबे समय से हम पढ़ रहे हैं टोपोग्राफी। और अब टोपोग्राफी का पूरा ABCD जेड हमें समझ में आ जाना चाहिए कि जो भी स्थलाकृतियों का निर्माण होता है एक्चुअल में, वो बेसिकली जो कह रहे थे अपने डेविस साहब, गलत नहीं कह रहे थे क्या, कि जो चट्टानों की संरचना होती है उसका बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, उन्होंने कहा था ना कि तीन चीजों का परिणाम है। क्या क्या? लैंडफॉर्म्स आर रिजल्ट ऑफ द स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड टाइम। स्थलाकृतियां जो हैं, चट्टानों की संरचना, धरातल की संरचना, उन पर काम करने वाली अपरदन की प्रक्रियाएं, कौन सी प्रक्रिया काम कर रही है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो अपरदन की प्रक्रियाएं, धरातल की संरचना, और तीसरा महत्वपूर्ण है समय, टाइम, कितने टाइम तक कौन सा प्रोसेस काम कर रहा है। तो ये तीन चीजों पे निर्भर करता है कोई भी लैंडफॉर्म। और उनका ये स्टेटमेंट बहुत लॉजिकल स्टेटमेंट है। ठीक है, तो जो टोपोग्राफी है, इसमें जो लैंडफॉर्म हम देख रहे हैं, अभी जैसे एक बच्चे ने पूछा कि जो जुगन है, जुगन 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 में, और दूसरा जो उसने एक वर्ड यूज किया यारडांग, केवल जुगन और यारडांग ही क्यों, इंसलबर्ग भी उठा लीजिए, वो भी एक ही चीज है। ये सारी चीजें जो शुष्क अपर्दन, एकदम ठेठी देहाती बिहारी तरीके से सोचोगे ना, एकदम बिल्कुल सब चट्टान में है, एको को कोई ऐसा नहीं है कि कुछ बना नया। कठोर चट्टान जो है वो टिका रह जाता है, मुलायम चट्टान उड़ जाता है, हवा उसको उड़ा ले जाती है। अब एक कठोर चट्टान का जो अलग अलग टाइप के डिजाइन है, उसी को अलग अलग नाम दे दिल है बस। छाता जैसा दिखे तो छत्रक शिला, ठीक है, छाता जैसा दिखे तो छत्रक शिला, और खंभा जैसा दिखे, पिलर जैसा एकदम, स्तंभ, पिलर जैसा, जैसे मौर्य का राजमहल में मिला था पिलर। अब पिलर जो है वो दिखे तो वो डोमेसाइल्स हो गया। ठीक है, डोमेसाइल्स, डेमोसाइल बोलते हैं, डेमोसाइल यानी भू स्तंभ। और यदि वो बिल्कुल ऐसा दिखे कि एक तरफ से काटा हो हवा, और दूसरे तरफ से नहीं काटा हो, मतलब ऐसा डिजाइन दिखे एकदम ऐसे ऐसे, इधर से हवा आया तो इधर मुलायम वाला को काट के उड़ गया, और कठोर चट्टान ऐसे शेषनाग के फन जैसा खड़ा रह गया। तो शेषनाग के फन जैसा यदि खड़ा रह गया कठोर चट्टान बहुत सारा ऐसे, और उसके फन के नीचे से मुलायम मलबा लेके उड़ गया, तो उसको कहते हैं यारडांग। तो यारडांग और जुगन में अंतर क्या है? जो जुगन होता है, देखो ये सारा खेल कठोर और मुलायम चट्टान का है, और ये संयोग पे डिपेंड करता है कि ये दोनों, कठोर चट्टान और मुलायम चट्टान, किस तरह से एक दूसरे पर टिका है। क्योंकि मुलायम को तो जाना है भैया, उसको तो हवा ले जाएगी, आज ले जाए, कल ले जाए, परसों ले जाए, उड़ा ले जाएगी। और जब मुलायम उड़ जाएगा तो कठोर कैसा दिखेगा, उसी पे उसका नाम तय होगा। यदि वो मशरूम जैसा दिखेगा तो छत्रक शिला हो जाएगा। यदि वो पिलर जैसा कठोर चट्टान दिखेगा तो वो डोमेसाइल हो जाएगा, डेमोसाइल, डेमोसाइल्स, डेमोसाइल्स। ठीक है, और डेमोसेल्स हो जाएगा यानी कि भूस्तंभ हो जाएगा। और यदि कठोर चट्टान लेयर दर लेयर हो, मतलब क्षैतिज रूप से हो, एक कठोर चट्टान हो, फिर उसके नीचे कठोर चट्टान हो, फिर उसके नीचे कठोर चट्टान हो, और कुछ कठोर चट्टानों के इस तरफ कुछ मुलायम चट्टान हो, तो ऐसे केसेस में जब कठोर चट्टाने और मुलायम चट्टाने जो हैं परत दर परत क्षैतिज रूप से फैली हो, एक दूसरे के ऊपर नीचे समानांतर हो, तो जब इस क्रम में कुछ मुलायम चट्टाने हट जाएं
और उसके ऊपर की कठोर चट्टाने अपने नीचे वाली मुलायम को जिंदा रखें, ऐसा लेयर तो जुगेन कहलाएगा। जब आपके पास सबसे पहली बात तो यह है कि एक बुक जरूर होना चाहिए ताकि आप उसको देख पाएं, या फिर एक काम कभी भी केवल ऐसा करके मत देखिएगा कि जो ओरिजिनल इमेज है, सबसे ज्यादा लोगों को यही आदत होती है कि वो तुरंत गूगल करता है कि जुगेन जो है देखें ओरिजिनल में कैसा दिखता है। ओरिजिनल देखना सेटिस्फैक्ट्री होता है, बड़ा मजा आता है, एकदम सेटिस्फेक्शन होता है, लेकिन मैनुअल बनाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है। जी हाँ सर, यारडांग वर्टिकली अरेंज्ड होता है, हार्ड और सॉफ्ट रॉक पैरेलल, एक दूसरे के पैरेलल होता है, क्षैतिज यानी वर्टिकल होता है, ये क्षैतिज यानी हॉरिजेंटल होता है। ठीक है। वर्टिकल का मतलब हो गया वो उदग्र रूप से होना। तो आप किस तरह से आप कह रहे हो, देखो मेरा कहने का तरीका ये है कि ये यदि कठोर चट्टान है मान लो, इसके नीचे ये सॉफ्ट चट्टान हो गई, ठीक है, फिर इसके नीचे ये कठोर चट्टान हो गई, फिर इसके नीचे ये सॉफ्ट चट्टान हो गई। किसी कारण से यदि यहाँ पे कुछ दूर बाद इस तरफ का कंडीशन अलग था, ये पूरा सॉफ्ट चट्टान वाला हिस्सा था, तो सॉफ्ट चट्टान यहाँ से उड़ा ले जाती है या अपक्षय हो जाता है, टूट जाता है सॉफ्ट और हार्ड। तो क्या हो जाता है कि खाई जैसा स्ट्रक्चर हो जाता है, यहाँ पे कठोर चट्टानों के कारण ये बचा रह गया, फिर खाई हो गया, यहाँ पे फिर कठोर चट्टानों के कारण बचा रह गया। तो ये मरुस्थलीय क्षेत्रों में इस तरह की आकृति बनती है। यदि आप खुद यही समझो ना कि जो भू स्तंभ है, डोमेसाइल्स है, यदि डोमेसाइल्स का बिगिनिंग फॉर्म जो होता है, शुरुआती दौर, डोमेसाइल्स के बनने से पहले का जो कंडीशंस होता है, ठीक है, तो वो कंडीशंस के कारण जो स्थलाकृति बनती है, उसके लिए जूजेन शब्द यूज होता है। आप ये हॉर्टिकल वर्टिकल और हॉरिजेंटल के कंफ्यूजन में मत पड़ जाना, कभी कभी आपका दिमाग क्या करेगा, आपको इरिटेट करेगा कि नहीं जुगेन जुगेन कुछ नहीं होता, जुगेन वर्टिकल और जुगेन हॉरिजेंटल नहीं होता। आप बस जुगेन क्या है, जुगेन कठोर और मुलायम चट्टानों का पैरेलल जब एक दूसरे के नीचे वो बने होते हैं, वैसे में यदि अपक्षय अपरदन के कारण ये बिल्कुल इरोड होकर के ऐसा लगता है जैसे ढक्कन हो, ढक्कन समझते हैं, कोई इंक पॉट का ढक्कन हो, दबात का ढक्कन हो। जुगेन का जो लिटरल मीनिंग है वो है ढक्कनदार दवात। दवात समझते हैं, पुराने जमाने में इंक का बॉटल आता था इस तरह का, जिसपे ऊपर इस तरह का ऐसे कैप होता था, कैप। ठीक है, तो बिल्कुल दवात जैसा जो स्ट्रक्चर होता है, ढक्कनदार दवात। अच्छा। पूरा ढक्कनदार दवात वाला जो स्ट्रक्चर होता है वो जुगन कहलाता है। अच्छा, मैं जो बना रहा था वैसा बनाना चाह रहे थे, ठीक है। हम एक कोशिश करेंगे कि जितना डायग्राम है उसको एक बार बना दे। कई ऐसे बच्चों का कहना होता है कि सर डायग्राम नहीं बनता हमसे, तो जिससे डायग्राम नहीं बनता है कोशिश करना कि एक बार देख लेना, मैं सारा डायग्राम एक दिन प्रैक्टिस करा दूंगा। आप मुझे मैसेज कर देना कौन सा डायग्राम में दिक्कत है। डायग्राम जरूरी है, यारडांग का डायग्राम है, सविंद्र सिंह में जो मैनुअल डायग्राम है वो बेटर है, उसी को आप फॉलो कर सकते हैं, उस डायग्राम को ज्यादा बेटर है। तो आपको क्वेश्चन था जुगेन क्या है, यारडांग क्या है, तो ये सब के सब क्या है, रॉक का स्ट्रक्चर पे डिपेंड करने वाली स्थलाकृति है। किस तरह का रॉक है, मतलब सॉफ्ट और हार्ड रॉक के कॉम्बिनेशन पे डिपेंड करता है कि शुष्क क्षेत्र में, मरुस्थलीय क्षेत्र में, एरिड क्षेत्र, सब एक ही होता है। सोनी पूछ रही थी, सोनी हांसदा, की दोनों में क्या अंतर है, तो एरिड को ही डेजर्ट कहते हैं और सेमी एरिड को सेमी डेजर्ट कहते हैं। ठीक है। अर्ध शुष्क क्षेत्र जहां वर्षा कम हो, नहीं हो, वैसे क्षेत्र को। और पीटी प्रीलिम्स में कभी कभी ज्योग्राफी के क्वेश्चंस आ जाते हैं जिसमें वो पूछता है कि बाजादा, बाजादा या पिडमेंट, पेडिमेंट या बाजादा या प्लेया, ये किस तरह की स्थलाकृति है। ये सब एडिड टोपोग्राफी का हिस्सा है, बट विंड के थ्रू नहीं बनता, जल के थ्रू बनता है। आज हम आपसे एक नए मुद्दे पर, नए टॉपिक पे बात करेंगे। हम एक बार फिर से आपको बताएंगे, ले चलेंगे कि हम जो जियोमॉर्फोलॉजी का सिलेबस पढ़ रहे थे उसमें क्या अभी और बचा है। ठीक है, आप लोग भी देख के रखिएगा क्या बचा है और मुझे सजेस्ट कीजिएगा, मुझे बताइएगा कि क्या ऐसा बचा है जियोमॉर्फोलॉजी वाला सेक्शन में जो
मेंशन है सिलेबस में और आपको मैंने पढ़ाया नहीं है, वो प्लीज मुझे इन्फॉर्म कर लीजिएगा। ऐसे हम तो अपने तरफ से चेक करेंगे ही। आपको यदि लगे कि ये वाला छूटा है तो जरूर बता दीजिएगा। आज हम बताने वाले हैं आपको एक नया टॉपिक जिसको कहते हैं पेरी ग्लेशियर। हेडिंग दे लीजिए आप अपने ऊपर। कोस्टल पढ़ा रहे थे, लेकिन कोस्टल में मैंने कहा कि आप अपने से करके एक बार देखिएगा। कोस्टल इजी टोपोग्राफी है, उसमें कुछ नया नहीं है। पेरी ग्लेशियर्स जो है, इसका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, वो पहले आज डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद हम आपसे बात करेंगे पूरे टोपोग्राफी में क्या पढ़ा है अब तक में, वो एक बार रिवाइज कर लीजिएगा आप। और मेन तीन ही होता है, रिवर टोपोग्राफी, ग्लेशियर टोपोग्राफी और कास्ट। आप यदि क्वेश्चन बैंक प्रेमी है तो जरूर देख लीजिएगा, वो पूरा का पूरा आप देख लीजिएगा। उसके बाद हम बात करेंगे। बीपीएससी का सिलेबस देखना है पहले त्यागी जी, उसके बाद यदि बीपीएससी के सिलेबस से बचता है मटेरियल तो फिर उस मटेरियल को हम अलग से डिस्कस करेंगे आपसे। पेरी ग्लेशियर प्रोसेस, हम जियोमैग्नेटिज्म त्यागी जी लिख रहे हैं, वो जल्दी बता देंगे, रोने लग जाते हैं तुरंत में वो। देखिए रोने काटने वाला लोग इमोजी भेज रहे। मैं जल्दी ही बताता हूँ आपको। जियोमैग्नेटिज्म कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा टॉपिक है। और एक बार मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, उसका वीडियो अवेलेबल है, वो मैंने लाइव पढ़ाया है डिटेल में। जियोमैग्नेटिज्म आपको वीडियो भेजता हूँ तुरंत। आफ्टर क्लास आई विल सेंड यू वीडियो ऑफ जियोमैग्नेटिज्म। हमने पहले जो बैच था यूपीएससी का उसको पढ़ाया है, और बहुत डिटेल में पढ़ाया है। आप ढूंढ नहीं पा रहे होंगे उस वीडियो को, ठीक है। और पूरा फोटो वोटो लगा के पढ़ाया है, बिल्कुल डिजिटल बना के। आइए पहले मुद्दा पे आते हैं। बीपीएससी का बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये, पेरी ग्लेशियर। पूछा नहीं है आज तक कभी। हर बार बीपीएससी ग्लेशियर, कास्ट और रिवर ही पूछी है। ज्यादा से ज्यादा बीपीएससी उछलेगी तो एरिड पे आएगी। कोस्टल भी आज तक नहीं पूछा है। सबसे ज्यादा बार पूछा जाने वाला टोपोग्राफी क्या है, वो कास्ट है। कास्ट और ग्लेशियर, कास्ट और ग्लेशियर, इसलिए मैंने कास्ट और ग्लेशियर्स पे ज्यादा डिटेल किया है, ठीक है। आ जाइए फिर मुद्दे पे आते हैं। होता क्या है पेरी ग्लेशियर, अपनी कॉपी पे लिख डालिए। पेरी ग्लेशियर, परी हिमानी। पेरी ग्लेशियर, पेरी ग्लेशियर लिखिए। टोपोग्राफी, पेरी ग्लेशियल टोपोग्राफी, परी हिमानी। परी हिमानी द्वारा निर्मित स्थलाकृति, ये लिस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नहीं के बराबर पूछे जाने वाला टॉपिक। कुंदन पूछ रहे हैं कि 66 बीपीएससी में एरिड आया था। बिल्कुल सही पकड़े हैं आप, इसीलिए हम एरिड पे फोकस कम किए हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि इस बार कास्ट आएगा, और इसलिए हम कास्ट पे खूब लंबा चौड़ा लेक्चर देके ओरिजिनल कास्ट का टोपोग्राफी दिखाने की कोशिश की। आई एम 100% श्योर दिस टाइम बीपीएससी विल आस्क यू कास्ट टोपोग्राफी और ग्लेशियल टोपोग्राफी। ये दो आने के चांसेस 99.99% है, ठीक है। आइए देखते हैं। पेरी शब्द का मतलब होता है चारों ओर। किसी चीज का जो किनारा होता है चारों ओर का, वो पेरी वर्ड को। परी का मतलब होता है कि ये चारों ओर, वैसे ही परी का ही वर्ड है पेरी। अराउंड द आइस मीन्स पेरी ग्लेशियर, ठीक है। पेरी ग्लेशियर का जो लिटरल मीनिंग होता है, पेरी ग्लेशियर्स का लिटरल मीनिंग होता है अराउंड द आइस। पेरी मंथ मीन्स अराउंड, और ग्लेशियर, ग्लेशियर मीन्स हिमनद, हिमानी, और पेरी मीन्स अराउंड। तो जो अराउंड द आइस वाला रीजन है वो पेरी ग्लेशियल है। अराउंड द आइस, जहां पे बर्फ की चट्टाने बनी हो, जहां पे आइस कैप बना हो, आइस कैप के आसपास का जो रीजन होता है, उसके लिए ये टर्मिनोलॉजी यूज होता है, जिसको हम कहते हैं पेरी ग्लेशियर।
आप खुद ही थोड़ा सा सोचिए कि एक ग्लेशियर है, इमेजिन, जस्ट इमेजिन दिस इज द ग्लेशियर एंड दैट इज द पार्ट ऑफ द मार्जिनल पार्ट ऑफ द ग्लेशियर। तो जो मार्जिनल पार्ट ऑफ द ग्लेशियर होगा ना, वहां स्नो लाइन होगा। स्नो लाइन समझते हैं, जहां के बाद स्नो पिघलने लगती होंगी, और जहां पे ग्लेशियर अपना जो मलबा लाया होगा, मोरेन, मोरेन जिसको ग्लेशियर्स का मलबा कहते हैं, हिंदी में हिमोड कहते हैं। और जो हमने आपको उसका जो छोटे छोटे पत्थर, अलग अलग अनक्लासिफाइड पत्थर्स होते हैं, पत्थर्स कह रहा हूं, जो अनक्लासिफाइड स्टोन्स होते हैं जो ग्लेशियर्स अपने साथ कैरी करके लाती है, क्या पुकारते हैं उसको? दिखाया था, वीडियो तक दिखाया था। इतना ज्यादा भावुक क्यों हुआ था ग्लेशियर में? क्योंकि हमको लगता है या तो ग्लेशियर पूछेगा, कास्ट और ग्लेशियर्स में से एक आना है, तो इसलिए मैंने ग्लेशियर्स को भी बहुत डिटेल में ले जा करके एक एक डायग्राम को बना करके बताया था। देखो, ज्ञान का तो कोई अंत नहीं है ना, ज्ञान लेना चाहें तो हम तो जितना पढ़ना चाहें, अभी और 3-4 टोपोग्राफी मिलेगा आपको, पेरी ग्लेशियर के अलावा, कोस्टल के अलावा और भी कुछ ऐसे ही और भी नए नए टॉपिक मिल जाएंगे टोपोग्राफी में, रिसेंट में। ठीक है, तो उतना ज्यादा फोकस नहीं करना है, कितना असीम ज्ञान का कोई अंत ही नहीं है, ज्ञान लेते रहेंगे, जोग्राफर बन जाएंगे, फिर भी उस पर रिसर्च करते रहेंगे। ठीक है, तो कुल मिला के हमें बीपीएससी निकालना है। अभी हम एक और प्लानिंग कर रहे हैं कि जितने लोग जूम पे हमसे जुड़े हैं, जिन्होंने कंट्रीब्यूट कर रखा, उनको हम 1 मार्च से जूम पे भी पीटी के लिए कंबाइंड क्लास देंगे, और जो उनका ऑप्शनल का क्लास है वो हम खुद ही रिकॉर्ड करके के कोई भी टाइम दिन भर में जब भी फ्री होते हैं 1 2 3 क्लास रिकॉर्ड करके, वो रिकॉर्डेड वीडियोस हम डालते चले जाएंगे, जो उनका ग्रुप है, टेलीग्राम है। तो इससे क्या होगा कि उनको सिलेबस भी जो ऑप्शनल का रेडी रहेगा, और उन ऑप्शनल के लिए जो लाइव क्लासेस अभी हम चला रहे हैं, उसमें उसकी संख्या कम करेंगे, 3 दिन कर देंगे ऑप्शनल की लाइव, उसमें सिर्फ डाउट क्लियरेंस होगा और टॉपिक रिकॉर्डेड। अभी प्लानिंग चल रही है, आज 2-3 दिन में मैं उस पर पूरा लिख के प्लान कर रहा हूँ कि कैसे करूं ताकि पीटी निकले, क्योंकि पीटी निकला तभी इसका सार्थकता साबित होगा आपके इस मुख्य परीक्षा की तैयारी का। अन्यथा हम वर्ष हर वर्ष केवल मुख्य परीक्षा की तैयारी करें, पीटी निकले ही ना, इससे दुखद और कोई घटना नहीं हो सकती संसार में। तो चलिए, पेरी ग्लेशियर्स की बात कर रहे थे, और पेरी ग्लेशियर शब्द का मीनिंग सबसे पहले देख रहे थे। पेरी ग्लेशियर का लिटरल मीनिंग जो है, शाब्दिक अर्थ जो है, वो है ग्लेशियर के चारों ओर का किनारा, या ग्लेशियर के किनारे का क्षेत्र। ग्लेशियर के चारों ओर का किनारा वाला जो क्षेत्र है, मार्जिनल रीजन्स अराउंड द ग्लेशियर इज कॉल्ड पेरी ग्लेशियर। क्योंकि वहां भी बर्फ का कुछ चट्टान, बर्फ की छोटी छोटी चट्टान जो ऊपर से गड़क के आई है, फिसल के आई है, वो तो होती ही है, और बर्फ के पिघलने से कुछ ठंडा जो जल राशि है, वहां पे जल और बर्फ दोनों का खेल दिखता है। वहां अपरदन की दर भी तीव्र होती है, और मलबा बहुत ज्यादा होता है। ग्लेशियर के द्वारा लाए गए मलबा वाला क्षेत्र होता है वो पेरी ग्लेशियर। और पेरी ग्लेशियर के साथ एक और क्या है कंडीशन, उस कंडीशन को समझना जरूरी है। देखिए, जो ग्लेशियर है ना, जो हिमनद है, वो फैलता सिकुड़ता रहता है। ये मैंने क्या बोला आपको, फैलता सिकुड़ता रहता है। किस आधार पे मैं कह रहा हूं कि ग्लेशियर एक्सटेंड करता है और ग्लेशियर सिकुड़ता भी है, फैलता सिकुड़ता है? क्यों भाई, क्यों फैलता सिकुड़ता है? तो जो विंटर वाला सेशन होता है, ठीक है, विंटर में जब वर्षा होती है, हिमपात होता है, तो ग्लेशियर जो लेयर यहां तक था ग्लेशियर का, वो बढ़ के यहां तक हो जाता है। यानी ये वाला जो रीजन है, ये वो रीजन है जहां ग्लेशियर फैल गया। कब फैला? विंटर में। जब समर आता है, गर्मी का दिन आता है, और वर्षा होती है, हिमपात कम होता है, तो फिर यही वाला रीजन क्या होने लगता है? सिकुड़ जाता है। ये रीजन क्या होता है? सिकुड़ जाता है। तो जितने से एरियाज में ये फैलने सिकुड़ने वाली घटना होती है,
जितने एरियाज में फैलने सिकुड़ने वाली घटना होती है, वो एरियाज ही एक्चुअल में क्या कहलाता है? पेरीग्लेशियल कहलाता है। यानी पेरीग्लेशियर का कनेक्शन जो है विंटर और समर से है। और जिन एरियाज में पेरीग्लेशियर्स ज्यादा देखने को मिलते हैं वो एरियाज पोलर एरियाज होते हैं। ज्यादा पोलर एरियाज में पेरीग्लेशियर्स का जो एक्चुअल नजारा देखने को मिलता है वो पोलर एरियाज में मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, साइबेरियन रीजन ऑफ द रशिया is very rich with periglaciers zone. Finland, Norway, Sweden, all these Scandinavian countries, including the Greenland area also, as well as other country like Canada हो गया, USA का अलास्का हो गया, इन रीजन्स में पेरिग्लेशियर्स देखने को ज्यादा मिलता है। अंटार्कटिका में भी है कुछ पर्टिकुलर रीजन, छोटा सा रीजन है जो साल के कुछ महीनों में थोड़ा पिघल सा जाता है और फिर ढक जाता है। जो पूरे साल जो बर्फ से ढका हो, निकले ही ना कभी, सालों से कई वर्षों से बर्फ के नीचे ढका हो, बस ढका है ढका है ढका है, तो वो पेरीग्लेशियर्स नहीं होते। वो बनते हैं पेरीग्लेशियर कब? जब मान लीजिए कि ये ग्लेशियर वाला रीजन है और ग्लेशियर ने यहां पे भी बर्फ जमा है, ये भी बर्फ ही है, ये बर्फ है, लेकिन इस बर्फ के ऊपर ऊपर वाली ग्लेशियर्स ने, जो ऊपर ग्लेशियर्स थी, उसने कुछ मलबा लाया और यहाँ पे वो मलबा जमा कर दिया, यहाँ पे मलबा जमा कर दिया, और फिर इस मलबा के ऊपर फिर से आके बर्फ जम गया, और फिर निचला क्षेत्र है ना, ढालू क्षेत्र है, फिर मलबा जम गया। तो एक गजब टाइप का कंडीशन हो जाता है, एकदम गजब टाइप का। मतलब ऊपर मलबा है, मलबा में कुछ मिट्टी उट्टी भी है, मिट्टी के अंश भी है, चट्टान के कण है, फिर नीचे बर्फ है, बर्फ की चट्टाने हैं जो एकदम कई सालों से ठोस जमी हुई है, एकदम सॉलिड फॉर्म में है, एकदम टेम्परेचर कम है तो ये ढकी हुई है, फिर इसके नीचे मलबा है, मलबा है, और फिर इस मलबा के नीचे बहुत मोटी, कई किलोमीटर मोटी बर्फ की बहुत बड़ी चट्टाने हैं। तो ये भी पेरीग्लेशियर ही कहलाता है। ऐसा सीन जो देखने को मिलता है कि मोरेन का मलबा, फिर आइस रॉक, देन फिर मोरेन का मलबा, फिर आइस रॉक, ठीक है। तो ये इस तरह का यदि कोई लेयर क्रिएट होता है, तो ऐसे लेयर को, ऐसा लेयर क्रिएट भी कहां होता है? तो इसी रीजन में होता है, इसी रीजन में होता है ऐसा लेयर क्रिएट। इस लेयर को परमाफ्रॉस्ट कहते हैं। ऐसा लेयर यदि क्रिएट हो जाता है तो ऐसे लेयर को परमाफ्रॉस्ट कहते हैं, परमाफ्रॉस्ट। अब परमाफ्रॉस्ट का जो क्रिएशन होता है, फॉर्मेशन होता है, इसमें 3 लेयर होते हैं। जो ऊपर जो मलबे वाला लेयर है, जिसमें सॉइल होता है, जिसमें मिट्टी होती है, वो एक्टिव लेयर कहलाता है। जो प्योर आइस रॉक होता है, बर्फ की चट्टानें होती हैं, वो पैसिव लेयर कहलाता है, ठीक है। तो एक्टिव लेयर को ही एक तरीके से परमाफ्रॉस्ट लेयर कहते हैं। और परमाफ्रॉस्ट लेयर बहुत लंबे समय तक वो यदि जमीन के रूप में हो तो उस पर घास पेड़ पौधे उगाते हैं, और जब घास पेड़ पौधे उगाते हैं और लंबे समय तक उस पर स्नो की चट्टान नहीं बनती, तो फिर वहां पे एनिमल, वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन, ये सब के सब डेवलप हो जाते हैं वो लोग, ठीक है। तो जब एनिमल और ह्यूमन लाइफ जनरेट हो जाता है, एनिमल या ह्यूमन लाइफ जनरेट हो जाता है किसी पर्टिकुलर रीजन में, जनरेट का मतलब कि यदि कोई ह्यूमन सेटलमेंट बस गया, या कोई जो है ह्यूमन वहां पे कोई अपना फैक्ट्री स्टैब्लिश कर लिया या ट्रांसपोर्ट स्टैब्लिश कर लिया,
अक्सर जो साइबेरियन रेलवे है उसको उसी पे डेवलप किया गया, परमाफ्रॉस्ट पे साइबेरियन रेलवे डेवलप है। कई सारी जो ये रशियन बस्तियां हैं, विलेज हैं, वो परमाफ्रॉस्ट पे ही डेवलप है। तो परमाफ्रॉस्ट वो एक्टिव लेयर का पार्ट है जो पेरी ग्लेशियर रीजन में क्रिएट होता है ड्यू टू मोरेन एंड आइस रॉक। जब मोरेन और आइस रॉक लेयर दर लेयर एक के ऊपर एडजस्ट हो जाता है और जो अपर लेयर हो वो एक्टिव लेयर बन जाता है, बिकॉज समर रीजन में उसके अपर लेयर के ऊपर पतली सी जो बर्फ की परत होती है वो पिघल करके वहां नीचे जो उसके चट्टाने हैं, सॉइल हैं, उनको और ज्यादा मतलब सिंचित कर देती हैं, सींच देती हैं। तो उन उन मिट्टी के परतों में, चट्टानों के परतों में यदि कोई बीज छिपा हो या फिर मॉसेस, काई, झाड़ियां, बुशेस, यानी वो सब हर्ब सर्ब्स उगाते हैं, फूल उगाते हैं, फूल के झाड़ियां उगाती हैं, तो वो बड़ा उपजाऊ भी होता है और बहुत अच्छा एक्टिव तरीके से उस पर एग्रीकल्चर भी पॉसिबल हो पाता है। बट ये बड़ा डेंजरस होता है, दलदल की तरह। कैसे? ऊपर से ठोस लगता है कि मिट्टी ही मिट्टी होगा, लेकिन जब ज्यादा गहराई खोदते हैं तो फिर क्या निकल आता है? बर्फ की चट्टाने। और ये जो बर्फ की चट्टाने हैं अंदर, किसी कारण से यदि ग्लोबल वार्मिंग या अदर रीजन से इस पूरे एरिया का टेम्परेचर ग्रो करने लगता है तो फिर एक दुर्घटना होने की संभावना होती है। क्या? अंदर का बर्फ यदि पिघलना शुरू हो जाता है तो ऊपर का एक्टिव लेयर धंसने की का डर हो जाता है। और जहां रेलवे लाइन वाइन है, पटरी वटरी है, जमीन ही धंस जाएगी परमाफ्रॉस्ट के कारण। तो क्या होगा? जमीन धंसेगी तो पटरियां टेढ़ी हो जाएंगी और रेलवे एक्सीडेंट होने का खतरा रहेगा, या कभी कभी पूरा का पूरा सड़क ही धंस जाता है। साइबेरियन एरिया में ये परमाफ्रॉस्ट का जो केसेस है सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई द रीजन दैट इज परमाफ्रॉस्ट और द नॉर्मल लैंड। बड़ा डिफिकल्ट होता है यदि अपर एक्टिव लेयर थोड़ा ज्यादा थिक हो, मोटा हो, तो उस पे लंबे समय तक झाड़ियां, घास फूस उगा होता है, तो जज करना डिफिकल्ट हो जाता है कि दिस इज परमाफ्रॉस्ट और रियल लैंड। और ज्यादातर जो साइबेरियन रीजन है, पोलर रीजन है, नॉर्थ पोल का रीजन है, आर्कटिक ओशियंस के आसपास का रीजन है, वहां यही मिलता है, परमाफ्रॉस्ट। तो कुल मिलाकर के अभी बिगिनिंग में हम जो आपसे बात कर रहे थे, दो बातें की हमने। सबसे पहले डेफिनेशन, परिभाषा बात की कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ द पेरी ग्लेशियर। पेरी ग्लेशियर मीन्स अराउंड द आइस का कॉन्सेप्ट देंगे। ग्लेशियर के अराउंड जो एरिया होता है, जो चेंजेबल एरिया ऑफ द ग्लेशियर होता है, द मार्जिनल एरिया ऑफ द ग्लेशियर होता है, जो समर और विंटर सीजन के अकॉर्डिंग टेम्परेचर इंक्रीज और डिक्रीज होने के कारण तथा ग्लेशियर्स के थ्रू लाए गए मोरेन के कारण कई लेयर में कन्वर्ट होकर के एक खास स्थलाकृति बनाता है, खास टोपोग्राफी क्रिएट करता है, which is called permafrost। तो परमाफ्रॉस्ट किसको कहते हैं और एक्टिव लेयर किसको कहते हैं, और किसने ढूंढा ये कॉन्सेप्ट? परमाफ्रॉस्ट को किसने ढूंढा? मूलर नाम था ज्योग्राफर का। तो शुरू से अभी इंट्रोडक्शन तो देख लिया है, कुछ कुछ पॉइंट नोट करते जाइए जो मैं आपको डिस्कस करते जा रहा हूं। पहला पॉइंट नोट कर लीजिए, व्हाट इज पेरी ग्लेशियर, और उसमें लिख लीजिए पेरी ग्लेशियर्स क्या हैं। वो हिमनदीय क्षेत्रों का ऐसा किनारे का क्षेत्र जो ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु में परिवर्तित होता है, जहां सक्रिय परतों का निर्माण होता है मोरेन के थ्रू। जो मोरेन है, मोरेन के थ्रू जिन सक्रिय परतों का निर्माण होता है, मोरेन यानी टिल, यानी टिल्स भी बताया ना आपको, टिल्स, मोरेन। तो जो हिमनद अपने साथ मलबा ढोके लाती है नीचे की तरफ, किनारे में लाके जमा कर देती है, वही टिल्स या मोरेन कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है मोरेन और टिल्स पेरी ग्लेशियर का। पेरी ग्लेशियर्स में
इसकी खोज कब हुई सबसे पहले पेरीग्लेशियर्स की? पेरीग्लेशियर्स को खोजने वाले जो जोग्राफर थे, जिन्होंने इसके संदर्भ में सबसे ज्यादा डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया, उनका नाम था लुजिंस्की, डब्ल्यू लुजिंस्की। 1909 में पहली बार 1909 में पहली बार लुजिंस्की ने, डब्ल्यू जी लुजिंस्की ने ये वर्ड, ये टर्म कोइन किया, पेरीग्लेशियर टर्म को कोइन किया। लेकिन उस समय उन्होंने कोई डेफिनेशन नहीं दिया, बस उन्होंने बताया कि ग्लेशियर अलग है और उसके किनारे एक अलग तरह का भूदृश्य दिखता है। बाद में आफ्टर, लिख लीजिए, हिस्ट्री लिखना जरूरी है कि फर्स्ट पर्सन हु हैज कॉइन्ड द टर्म ग्लेशियर कौन था? लिविंस्की नाम था। ठीक है, सो लिविंस्की जो है वो पहले पर्सन है। लिविंस्की Levinsky was the first person who has coined the term periglacier in 1909, but he has not defined clearly what will be the actual definition. So, on the basis of the literal meaning, लोगों ने इसको लिया और परिहिमानी शब्द का व्यापक स्तर पर प्रयोग शुरू होने लगा हिमानी के चारों तरफ के समीप के भागों के लिए। उसके बाद आए दूसरे जोग्राफर, उसका नाम था पेल्टियर, एलसी पेल्टियर ने इनको सबसे ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन किया और उन्होंने बताया कि दुनिया में जो क्लाइमेट है, ग्लेशियर्स के आसपास का जो क्लाइमेट है, अराउंड द ग्लेशियर जो क्लाइमेट है, उस क्लाइमेट के कारण ही पेरीग्लेशियर्स क्रिएट होता है। और उन्होंने दो टाइप ऑफ क्लाइमेट बांटा पेरीग्लेशियर के अकॉर्डिंग। एक आइलैंड है जिसका नाम है आइसलैंड, इंग्लैंड के ऊपर, नॉर्वे के पश्चिम में एक देश है छोटा सा जिसका नाम है आइसलैंड। पेल्टियर ने कहा कि आइसलैंड में जो पेरीग्लेशियर्स बनते हैं उनका जो टाइम फ्रेम है वो डिफरेंट है, और साइबेरिया में जो सबसे ज्यादा पेरीग्लेशियर यही दो जगह पे देखा गया है। पेरीग्लेशियर्स में विस्तृत क्षेत्र पेरीग्लेशियर्स का, बाकी जो ग्रीनलैंड जो सालों भर कई वर्षों से ढका ही है बर्फ में, वो थोड़ी ना पेरीग्लेशियर्स है, वो तो ग्लेशियर्स है। लेकिन जो साल में ज्यादातर समय बर्फ से फ्री रहता है, लेकिन उसके नीचे जो जमीन थी उसमें अभी भी बर्फ की चट्टानें हैं, यानी बर्फ के चट्टानों के ऊपर मोटा लेयर बना हुआ है मिट्टी का, और उसी मिट्टी के लेयर पर खेत खलिहान देश दुनिया बस गया है। ऐसी जगह जो है पेरीग्लेशियर वाली जगह है। तो पेरीग्लेशियर वाली जो क्लाइमेट है वो दो जगह देखने को मिलती है, ज्यादातर साइबेरिया में और आइसलैंड में। तो ये कॉन्सेप्ट किनका है? ऐसा नहीं है कि पेरीग्लेशियर्स केवल यही दो जगह मिलते हैं, ये पेल्टियर के दिमाग की उपज है। कनाडा में भी पेरीग्लेशियर्स दिखता है और अलास्का में भी पेरीग्लेशियर्स दिखता है, स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे, बहुत जगह पेरीग्लेशियर्स दिखता है। ग्रीनलैंड में भी जो मार्जिनल रीजन है, ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग द एरिया ऑफ द पेरीग्लेशियर्स इज गोइंग टू डिक्रीज डे बाय डे। सॉरी, डिक्रीज नहीं, इंक्रीज, माफ करना। ग्लोबल वार्मिंग के कारण नॉर्थ पोल रीजन में साल दर साल पेरीग्लेशियर एरिया बढ़ता जा रहा है। ये पेल्टियर जो थे, ये भाई साहब उस समय बहुत पहले, यानी कि 1909 में ये दिए थे, ये 1916 या उसके आसपास, कंफर्म ईयर नहीं पता, मतलब ईयर नहीं पता कंफर्म मुझे। तो पेल्टियर का जो कॉन्सेप्ट था, इन्होंने ही ये कहा कि जो पेरी ग्लेशियर्स का रीजन होता है, पेरी ग्लेशियर रीजन में वाटर जो होता है उतना अधिक एक्टिव नहीं होता है, वहां के क्लाइमेट में वाटर एक्टिव नहीं होता है। तो फिर कौन एक्टिव होता है? एक लड़का है अपने बिहार का, मुंगेर जिले का, नाम है शुभम, नो मैड शुभम, यानी कि यायावर शुभम। मैं बहुत लड़के को पसंद करता हूँ, मतलब वो वाला लक्षण नहीं समझिएगा, मैं बस गर्व है मुझे उस पर कि मुंगेरी लाल ने दुनिया नाप दी। क्योंकि मेरा भी ऐसा ड्रीम था, जब आपके ड्रीम को कोई और जीता है तो आप उसको बड़ा रिस्पेक्ट देते हैं। वो लड़का एक मिडिल क्लास फैमिली से है और एक गांव है मुंगेर में, छोटा सा गांव, और वहीं से वो है। और साइबेरिया सबसे ज्यादा बारी गया है वो, और वहां की वीडियोस बहुत बनाया है।
उससे कांटेक्ट कर रहा हूँ मैं जल्दी ही, और उसको कहूंगा मुझे कुछ वीडियोस चाहिए साइबेरिया के ग्लेशियर्स का। वो साइबेरिया में एक घर में रहा, और वहां बताया कि मैं रूस के सबसे ठंडे रीजन में हूँ, कमचटका पेनिनसुला में रह के आया, कमचटका में रह के आया, साइबेरिया के बहुत सारे ऐसे गांव में रह के आया जिसमें ना घर से बाहर निकलते थे तो -54 डिग्री टेम्परेचर था। ठीक है, -54 डिग्री टेम्परेचर था उसका। तो भाई मैं उस लड़के पे फोकस नहीं कर रहा था, ना ही उसकी फैमिली में जो उसको होस्ट कौन किया, क्या खिला रहा है। मैं अक्सर ध्यान, मेरी नजर रहती थी जब वो बाहर निकल रहा है तो वहां का क्लाइमेट कैसा है। और मुझे बड़ा अंदर से गुस्सा आता था कि ये लड़का ज्योग्राफी ऑप्शनल क्यों नहीं लिया। बिल्कुल एज ए ज्योग्राफर एक्सप्लेन ही नहीं कर रहा है, ये तो बिल्कुल एज अ फूड, खाना पे ज्यादा फोकस है, क्या खाते हैं कैसे रहते हैं, घर दिखाना और खाना दिखाना बस। ज्योग्राफी पे फोकस थोड़ा करे ना। वो आर्कटिक ओशियन के पास भी रह के आया अपना तंबू गाड़ के। मैं बड़ा मिस करता हूँ कि एक दिन कांटेक्ट करके उसके साथ निकल लेना है, फिर तब फिर मैं एकदम एक्चुअल जगह पहुंच जाऊंगा। साइबेरिया में वो जहां रह रहा था, घर के बाहर निकलने का मतलब था कि घर के बाहर पानी नहीं था, वॉशरूम में भी पानी नहीं था। तो घर के बाहर क्या थी, बर्फ की मोटी परत फैली होती थी सब जगह। जो लोग वहां रह रहे हैं ना, पीपल कांट लीव ऑन द ग्लेशियर, दे कैन ओनली लीव ऑन द पेरी ग्लेशियर। मेरी बात समझ रहे हैं? अंटार्कटिका में इंसान क्यों नहीं रहते, क्योंकि वहां ग्लेशियर्स हैं। फिर साइबेरिया में गांव कैसे बसा है, क्योंकि पेरी ग्लेशियर्स हैं। तो पेरी ग्लेशियर पे गांव बस सकता है और ग्लेशियर पे गांव नहीं बस सकता है, क्यों? क्योंकि पेरी ग्लेशियर का जो ऊपर आसपास का परत होता है वो एक्टिव लेयर होता है। ये एक्टिव लेयर क्या है? एक्टिव लेयर का मतलब मोरेन, मलबा, मिट्टी। बर्फ पे थोड़ी ना तुम्हारा गेहूं और धान उगेगा। बर्फ के चट्टान में एगो आइस का पूरा चट्टान ले आओगे, बर्फ का पूरा चट्टान, और उसमें बोओगे गेहूं, तो गेहूं उगेगा क्या? नहीं उगेगा ना। लेकिन बर्फ के चट्टान पे दो मुट्ठी मट्टी रख के, मिट्टी को, मट्टी नहीं मिट्टी रख के एकदम थपथपा के कुछ दिन सिंचाई करके उस पे गेहूं रख दो, देखो गेहूं उगेगा। तुमको सींचने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा कि अंदर से वो मिट्टिया ऐसे ही बर्फ से लेते रहेगा थोड़ा थोड़ा एनर्जी। और यदि हल्का फल्का गर्मी रहा तो बर्फ हल्का भी पिघला तो मिट्टी अपने आप सिंचित हो जाएगा। तो एक्टिव लेयर वाला रीजन ही पेरी ग्लेशियर रीजन होता है। यानी पेरी ग्लेशियर रीजन में, साइबेरिया में, आइसलैंड में, कनाडा में, अलास्का में बहुत ज्यादा मिलता है। और साइबेरिया में तो इन पेरी ग्लेशियर रीजन्स में पूरा की पूरी कई सारे गांव बसे हुए हैं। गांव के गांव बसे हुए हैं पेरी ग्लेशियर्स में। तो अब गांव बसे हैं तो रेलवेज रोडवेज बनाए गए हैं, सरकार ने बनाई है। अब जब रेलवेज रोडवेज बनाई है तो ये कभी कभी जब ग्लोबल वार्मिंग या समर सीजन आता है तो खतरा होता है इनको। क्या? धरती ही अंदर से गल जाती है तो धंस जाता है ये लोग। तो आज हम वही पढ़ रहे थे और दो जोग्राफर को देखा। एक जोग्राफर थे, अब जिया के दिल में तो अलग क्वेश्चन चल रहा है बिल्कुल। वो लड़का दिखाया है कि वहां के लोग नहाते कैसे हैं। तो तुम भी देख लेना, नोमैड्स होम साइवे इन साइबेरिया, कमचटका पेनिनसुला। तो वो दिखाया कैसे नहाते, पानी गर्म करते, घर चारों तरफ से पैक होता है, ऐसा पैक होता है कि अंदर कोई घुस ही ना सके, हवा तक ना। क्योंकि ब्लिजार्ड चलता है ना बाहर, बर्फ की आंधी। तो उससे बचने के लिए ये लोग घर को पूरा पैक रखते हैं और घर में 24 आवर हीटर चलता रहता है। 24 आवर नेचुरल हीटर। आप बोलोगे नेचुरल हीटर क्या है? एक दिखाया था कि एक कमरा होता है, कमरे के अंदर लकड़ी जल रहा होता है और उस लकड़ी का धुआं निकलने का अलग सिस्टम होता है, और उसके जलते रहने से घर का तापमान बढ़ा रहता है। और तापमान बताने वाला एक मीटर लगा रखा था है सब घर में, जो बताता है कि घर के अंदर का तापमान कितना है और घर के बाहर का तापमान कितना है, वो दोनों बताता है। ये सरकार की तरफ से दिया गया ताकि वो ध्यान रखे कि तापमान बाहर का कितना है, निकलने से पहले सावधानी रखे। मैंने देखा था, क्योंकि मुझे ज्योग्राफी में इंटरेस्ट है, तो पूरी दुनिया में जो जो अल्टर रीजन्स हैं जहाँ के बारे में जानना है, तो वहां खोजते रहता हूँ मैं वैसी वीडियो कि साइबेरिया में लोग कैसे रहते हैं बाकी। तो वहां पे उसने परमाफ्रॉस्ट, जानता ही नहीं था लड़का, इंजीनियरिंग पढ़ के भग गया आधा। तो उसको यदि ज्योग्राफी पढ़ा होता तो वो परमाफ्रॉस्ट दिखा था। ऊपर वाला यदि चाहा, वो बोलते हैं ना इंशाअल्लाह आमीन टाइप। तो यदि मैं गया कभी साइबेरिया, अंटार्कटिका, मुहूर्त बन रहे हैं वैसे आप लोगों के मोहब्बत के कारण बन रहा है मुहूर्त,
तो मैं यदि गया ना तो मैं उन रीजन्स में कभी भी ये नहीं दिखाऊंगा कि वहां के लोग क्या खाते हैं और क्या बोलते हैं। मेरा पूरा फोकस होगा उन जगहों को दिखाना, वॉल्केनोज कैसे वर्क कर रहा है, सुपर वॉल्केनोज क्या होता है, गीजर्स क्या होता है, या फिर पेरी ग्लेशियर्स क्या होता है। ये देखो ये एक्टिव लेयर है, और ये देखो ये इसका आइस रॉक है। ये सब खोजने के चक्कर में मैं रहूंगा। जाऊंगा जरूर, मेरे दिमाग में भी चल रहा है ये सब विस्फोट। पासपोर्ट वासपोर्ट रेडी हो चुका है मेरा। कोरोना खत्म होने दो, उसके बाद मैं भी तुमको बीच बीच में गायब मिलूंगा। तुम्हारा बीपीएससी का एग्जाम करवा के जाऊंगा भाई। आफ्टर दिस बीपीएससी एग्जाम, पीटी एंड मेन ऑल्सो, मेन तक आई विल ऑल्सो गो फॉर एवरीवेयर। ठीक है, पैसा जोड़ रहा हूँ धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा बचा रहा हूँ। बाकी उस लड़के ने बताया कि पैसे की ज्यादा जरूरत होती नहीं है, तो मुझे, मेरे में भी है, मैं भी बिहारी हूँ तो मुझे भी पता है। वो जो करता है वो लिफ्ट लेता है, तो वो लिफ्ट लेने की कला सीखूंगा थोड़ा, कैसे लेते हैं लिफ्ट। बाकी मैं, मेरा टारगेट होगा ज्योग्राफी। किसी भी पार्टिकुलर रीजन में जाने के बाद वहां की जो ज्योग्राफी है, जो टेक्निकल टर्मिनोलॉजी मैंने किताबों में पढ़ा है वर्ल्ड ज्योग्राफी में, उन चीजों को डिस्कवर करके उस पर एक्चुअल वीडियो बनाने की मेरी पूरी दिली तमन्ना है, हार्दिक की इच्छा है। ठीक है, इंसेलबर्ग पढ़ाते हुए कितना अच्छा हो यदि हम इंसेलबर्ग पे बैठ के उसकी बात करें। और जो कठोर चट्टान मुलायम चट्टान का गाना गाते रहते हैं, सामने कैमरा लगा हो और छू के दिखाएं, देखो ये मुलायम चट्टान है, थोड़ा जूम करो, एक भाई को रख लेंगे वहां आसपास। ठीक है, सब लेके जाते हैं एक दो दोस्त, वो दिखाते नहीं है उनको। अकेला कोई नहीं जाता, फालतू में भावुक हो जाते थे हम कि लगता है लड़का अकेले चल दिया। नहीं, ये लोग गैंग बना के चलते हैं, ग्रुप बना के। और वो सब अपना अपना वीडियो शूट करता है, एक शूट करता है दूसरा मदद करता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के हम पेरी ग्लेशियर्स पे आज चर्चा कर रहे थे, और एक व्यक्ति हैं जिन्होंने इस शब्द कोइन किया, लुजिंस्की, नाम था इनका लुजिंस्की। और दूसरे व्यक्ति हैं जिनका नाम है पेल्टियर। पेल्टियर ने डिफाइन किया आइसलैंड और साइबेरिया टाइप। ठीक है, और इसके बाद दूसरे जो हैं आइसलैंड और साइबेरिया टाइप के बाद एक और जोग्राफर आए, इनका नाम है मूलर। अब कंफ्यूजन ये होती है, कुछ लोग कहते हैं कि लुजिंस्की ने 1909 में यूज किया था ये टर्म पेरी ग्लेशियर। तो मूलर कौन थे फिर? मूलर ने पेरी ग्लेशियर नहीं बताया, उन्होंने परमाफ्रॉस्ट को डिफाइन किया। दरअसल पेरी ग्लेशियर जो बनता है, पेरी ग्लेशियर जो रीजन है, वहां दो ही चीज मेनली देखने को मिलता है। एक्टिव लेयर, जहां जमीन दिख रही है तुमको, वो एक्टिव लेयर है। अच्छा, योगेंद्र जी का कहना है पासपोर्ट बना के रखिए त्यागी जी, ठीक है, फिर ले चलेंगे। ठीक है। मैं ये कह रहा हूं कि जो पेरी ग्लेशियर्स है, उससे संदर्भ में बात करें तो इसमें दो तरह की स्थलाकृतियां दिखती हैं, एक परमाफ्रॉस्ट और दूसरा एक्टिव लेयर। तो ये जो परमाफ्रॉस्ट है और एक्टिव लेयर है, कौन से ज्योग्राफर ने सबसे पहले इसको डिफाइन किया, एक्सप्लेन किया, फटाफट बता दो जल्दी। उसका नाम था मूलर। 1947 में मूलर महोदय ने सबसे पहले इस शब्द के बारे में डिस्कस किया, बताया कि वो ऐसा एरिया जो ग्लेशियर के आसपास हो और जहां पे तापमान बहुत कम हो, माइनस में हो। जैसे साइबेरिया में बताया ना कि तापमान -54 डिग्री तक होता है, तो तापमान बरसों तक हिमांक से नीचे रहता हो, पूरा एरिया फ्रोजन अवस्था में हो, और उस फ्रोजन एरिया में कुछ लेयर एक्टिव लेयर हो। देखिए, गुड्डू का भी क्वेश्चन है, और एक गुड्डू नहीं, मतलब वो तो बच्ची हैं जो गुड्डू के नाम से पढ़ती हैं, एक जिया है, उसका भी क्वेश्चन है, पानी कहाँ से निकालते हैं बेटा? जो आइस है वो फ्रेश वाटर का सबसे बड़ा सोर्स है, और घर के अंदर उनके पास गर्म करने के लिए, आग जलाने के लिए लकड़ियां होती हैं। अब बोलोगे आप लकड़ियां कहां से आती है? वो परचेज करते हैं लकड़ियां, जहां पे एक्टिव लेयर है वहां पे जो घास फूस है, छोटे छोटे पेड़ पौधे हैं, उससे जलावन वो बटोर के रखते हैं। जो भी परमाफ्रॉस्ट एरिया होता है वहां एक्टिव लेयर होना ही है। 6 महीने तक तो एक्टिव लेयर पे आराम से खेती होती है, और जो 6 महीना विंटर का होता है उस समय एक्टिव लेयर भी ढक जाता है। फिर जब विंटर खत्म होता है तो बर्फ पिघल जाता है, एक्टिव लेयर बाहर आ जाता है, तो 6 महीना उपजाते हैं और अगले 6 महीना वो खाते हैं। और इसके अलावा जब वो विंटर आ रहा होता है तो बहुत सारा घास अपने मवेशियों के लिए भी छिपा के रख देते हैं। फ्रिज की तो दिक्कत ही नहीं है उनको।
नेचुरल फ्रिज है उनके पास, तो बर्फ से ढक के जो वो रख देते हैं वो पूरा घास वास। फिर अपने वो मवेशियों को, वो जो कैटल पालते हैं, जैसे रेंडियर है या फिर भेड़ है, जो भी पालते हैं, वो रेंडियर भी एक तरह का नस्ल है हिरन का, तो उनको वो खिलाते हैं, खाना पानी देते हैं, ठीक है। और उसी का फिर मांस से लेकर के उनके चमड़े से लेकर के उनकी हड्डी तक का मल्टीपल यूज करते हैं। और उनकी मजबूरी है, क्लाइमेट ऐसा है कि यदि वो गर्म भोजन नहीं खाएंगे तो फिर वो सरवाइव कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये सारे वीडियोस तो अवेलेबल हैं, बीबीसी बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज बनाती है, और बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री ज्योग्राफी बेस्ड होती है। नेशनल ज्योग्राफी जो है उसका भी डॉक्यूमेंट्री जो है बिल्कुल इसी तरीके का होता है। मैंने नेशनल ज्योग्राफी में अप्लाई किया हुआ है, उससे आया था रिवर्ट। नेशनल ज्योग्राफी का मेल खोज करके, उसको कांटेक्ट करके मैंने मेल डाला कि आई वांट टू एक्सप्लेन ज्योग्राफिकल फिनोमेना इन हिंदी, तो उधर से रिवर्ट आया था कि सबमिट योर रेज्यूमे एक्सेट्रा। फिर मैंने इंटरेस्ट छोड़ दिया कि नहीं करना, क्योंकि वो फिर मुझे लगा कि एक अलग दुनिया हो जाएगी, ठीक है। नेशनल ज्योग्राफिक में एंकर के रूप में वो भेजते हैं डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में, आप वहाँ जो भी ज्योग्राफिकल फीचर होता है वो अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग आप उसको डिफाइन करते हैं, और मेनली कैमरा से वीडियोस बनाते हैं और उसको एक्सप्लेन करते जाते हैं। कई सारे ज्योग्राफी के वीडियोस आपको नेशनल ज्योग्राफिक चैनल पे मिलेंगे, तो कभी आप उसको भी जरूर एक्सप्लोर करिएगा, मेरा फेवरेट, मैं देखता रहता हूँ उसको। नई चीजें सीखने को मिलती है। अभी मत देखिएगा, अभी पूरा फोकस पीटी पे करना है। जब बुढ़ापा आ जाए, मतलब बाद में यदि ज्योग्राफी में इंटरेस्ट रहे तो बाद में देखना है, अभी सिर्फ टाइम जाएगा। तो अगला पॉइंट है मूलर महोदय का। इन्होंने परमाफ्रास्ट खोजा, और परमाफ्रास्ट में दो तरह का परमाफ्रास्ट होता है, एक कंटिन्यूअस परमाफ्रास्ट होता है और एक डिसकंटिन्यूअस होता है, समय के लिए बनता है। कंटिन्यूअस परमाफ्रास्ट है जो सालों भर, जिसमें एक्टिव लेयर बाहर ही रहता है, वो पर परमानेंट यानी कंटिन्यूअस परमाफ्रास्ट है। और एक होता है स्पोरेडिक, कुछ पर्टिकुलर जगह में एक्टिव लेयर दिखता है, फिर चारों तरफ वो ग्लेशियर है, फिर छोटा सा एक्टिव लेयर दिखता है, और फिर ग्लेशियर से, तो ऐसे इसको स्पोरेडिक कहते हैं, स्पोर्स के रूप में डेवलप होते रहता है। कुल मिलाकर के अलास्का का जो एरिया है, कनाडा और अलास्का और का जो एरिया है, 50% एरिया जो है, माइक किसका ऑन है भाई? कनाडा और सोनी कुमारी है कोई, उनका माइक ऑन हो सकता है, वो क्लास ओपन करके चली गई होंगी घूमने। ऑनलाइन क्लास का ये डिमेरिट है। मिस सोनी कुमारी सुन रही हैं आप? थोड़ा माइक ऑफ कर लीजिए बहन। चलिए, हम वो सुन नहीं पा रही हैं, मैं खुद ही यहाँ से ऑफ कर देता हूँ। सो गई होंगी वो पढ़ते पढ़ते। सुबह में ना, सुबह में जब क्लास चलती थी मेरी, पापा पढ़ाते थे, तो मैं भी ऐसे ही कॉपी किताब ऑन करके सो जाता था। उठता तो था टाइम पे, लेकिन फिर सुबह की नींद इतनी प्यारी होती है ना भाई, क्या बताएं आपको, कितने लोगों ने कुर्बानी दी होगी। सबसे ज्यादा तरस मुझे एलएसडब्ल्यू वाले पे आता है। 5 बजे पक्का मैं स्टार्ट करने की कोशिश करता हूँ, तो उनको 4, सवा 4, साढ़े 4 तक में, या पौने 5 तक जगना होता है। तो 15 लोग हैं एलएसडब्ल्यू में और 9 लोग ही जगते हैं, बाकी लोग वीडियो रिक्वेस्ट में हैं। परमाफ्रास्ट याद रखिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन था। और यदि आपसे पूछे कि परमाफ्रास्ट के अलावा कोई स्थलाकृति बनती है यहाँ, तो आपको बताना है कि परमाफ्रास्ट के अलावा भी बहुत सारी आकृतियां बनती है, लेकिन जो मेन स्थलाकृति है वो परमाफ्रास्ट ही है। और इसके अलावा यहाँ बीहर बनता है, बहुत सारी चीजें बनती हैं, पिंगो बनता है, पिंगो। तो कुछ स्पेशल चीजें हैं, लिख लीजिएगा क्या क्या बनता है। परमाफ्रास्ट के अलावा पेरी ग्लेशियर रीजन में पिंगो बनता है। पिंगो इज अ स्पेशल फीचर ऑफ द परमाफ्रास्ट रीजन, और यू कैन से पेरी ग्लेशियर रीजन। आपको जान के आश्चर्य होगा कि जिस सविंदर सिंह की किताब आप पढ़ते हैं, उनकी पीएचडी जो है वो पेरी ग्लेशियर पे ही है। उन्होंने परमाफ्रास्ट पर पीएचडी किया था, पेरी ग्लेशियर पे उनका अपना बहुत बड़ा काम है, ठीक है। सविंदर सिंह जो है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, और उन्होंने पेरी ग्लेशियर पे ही पीएचडी करी थी, और उसके बाद उन्होंने बुक लिखा था, और फिजिकल ज्योग्राफी की बुक से वो पॉपुलर हुए थे। अब तो सब कुछ लिखते हैं, एक बार पॉपुलर होने के बाद व्यक्ति सब कुछ लिखता है।
तो पेरीग्लेशियर्स के कारण बनने वाली स्थलाकृतियां जो हैं उनमें कई सारी स्थलाकृतियां हैं, और सबसे जो प्रसिद्ध फेमस स्थलाकृति है वो है पिंगो। सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, यूपीएससी ने 2 बार पूछा है पिंगो, और बहुत कम बच्चे को पिंगो पता है। क्या होता है पिंगो? पिंगो एक एस्किमो भाषा का शब्द है जिसका प्रयोग बिखरी हुई गुंबदाकार छोटी छोटी पहाड़ियों और टीलों के लिए किया जाता है। और ये जो छोटी छोटी पहाड़ियां और टीले होते हैं, ये परमाफ्रॉस्ट का एक स्पेशल फीचर है। अलास्का में, कनाडा में, ग्रीनलैंड में, आइसलैंड में, साइबेरिया में, स्वीडन में, इवन नॉर्वे में, जो भी रीजन है परमाफ्रॉस्ट का रीजन, वहां पे फिक्स्ड है, पिंगो मिलता ही है। इवन जो पिंगो जो है, आकार अलग अलग आकार का पिंगो होता है। कुछ का व्यास जो है 60 मीटर होता है, तो कुछ का व्यास 300 मीटर तक होता है। पिंगो है क्या? जब किसी पार्टिकुलर रीजन में बर्फ की परत और उस बर्फ की परत के ऊपर एक्टिव लेयर की परत इस तरह से जम जाती है। ठीक है, क्या है ये बर्फ की परत और एक्टिव लेयर की परत, जरा समझा देता हूं। मान लीजिए ये बर्फ की चट्टानें हैं, और बर्फ की इन चट्टानों पर मोरेन या मलबा आके ऊपर से जम गया। ये बर्फ की चट्टान है, और बर्फ की चट्टानों पर ये मोरेन यानी मिट्टी का जो टेल्स है, टेल्स, ये आके इस पर जमा हो गया एक्टिव लेयर के रूप में। तो ये जो एक्टिव लेयर वाली पहाड़ी होती है, एक्टिव लेयर वाली जो पहाड़ी होती है, जिसके अंदर ये बर्फ का वो चट्टान दबा होता है, लेकिन थोड़ा उभरा होता है ऊपर की तरफ, ये क्या होता है, उभरा होता है। तो ऊपर के तरफ उभरे हुए इस चट्टान को ऐसी आकृति जिसमें सक्रिय सतह गुंबदाकार होती है, और उसके गुंबदाकार होने का कारण क्या होता है? उसके गुंबदाकार होने का कारण उसके अंदर दबी हुई बर्फ की चट्टानें होती हैं। अक्सर बर्फ के चट्टानों के टॉप वाले रीजन पर जो एक्टिव लेयर है, कभी कभी उसका अपर्दन हो जाता है। जब एक्टिव लेयर का अपर्दन हो जाता है, यानी वो यहां से हट जाता है, तो ये बर्फ बाहर आ जाता है, दिखने लग जाता है, और गर्मियों में ये पिघल जाता है। गर्मी में ये पिघल के झील बन जाता है, और फिर विंटर में इसके ऊपर एक्टिव लेयर यदि जम गया आसपास से, तो ये पिंगो बन जाता है। पिंगो, पिंगो याद रखिएगा, पिंगो क्या है। ठीक है, पिंगो गर्मी में कब बनता है? जब तक पिंगो के ऊपर कैप है, ये एक्टिव लेयर का कैप, तब तक ये पिंगो टीले के जैसा दिखता है, पहाड़ी के जैसा दिखता है। और किसी कारण से, विंड से या फिर ब्लेजार्ड के कारण या किसी कारण से, इसका यदि ये कैप टूट जाता है, ऊपर का कैप टूट जाता है ये, तो फिर ये पिंगो का कैप टूटते ही ये पिंगो क्या हो जाता है? फिर जलाशय में तब्दील हो जाता है। तो परमाफ्रॉस्ट रीजन का सबसे फेमस स्थलाकृति क्या है? पिंगो। पिंगो का मतलब क्या होता है? टीला। पिंगो का मतलब क्या होता है? टीला, छोटी पहाड़ियां। छोटी पहाड़ियों को, छोटे टीलों को पिंगो कहा जाता है। और सबसे ज्यादा पिंगो कहाँ मिलता है? कनाडा में। ठीक है, सबसे ज्यादा। चलिए अगले पॉइंट पे हम फोकस करते हैं आपका। आप लोग जो भी पॉइंट शेयर करते हैं, भेजते हैं, हम उस पर ध्यान देते रहते हैं। तो अभी योगेंद्र जी एक
पॉइंट भेजे हैं मुझे पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए थैंक यू सो मच, हम उसको देखते हैं फिर हम बताते हैं। पिंगो के अलावा और कुछ भी याद रखने की आवश्यकता नहीं है, ये भी पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से जानना है। हालांकि परिहिमानी रीजन्स में इसी एक्टिव लेयर और उसके अंदर के बर्फ के चट्टानों के बीच की आंख मिचौनी से अलग अलग तरह की बहुत सारी परतें और बहुत सारी आकृतियां बनती हैं, लेकिन ये वेस्टिंग ऑफ टाइम है, ज्यादा इंफॉर्मेशन यहाँ से लेने की आवश्यकता नहीं है। हम आपसे सलाह देंगे कि अभी इसको आप बस इतना जानिए और आप कोस्टल टोपोग्राफी पे एक नोट्स प्रिपेयर करिए। टोटल 5 नोट्स आपके पास होने चाहिए। सबसे बेहतरीन नोट्स होना चाहिए आपके पास कास्ट का, 1 नंबर पे प्रायोरिटी फिक्स करिए कास्ट। कास्ट के बाद ग्लेशियर्स का, बढ़िया मैपिंग वैपिंग के साथ। तीसरा नंबर होगा फ्लूवियल का, नदी वाला, प्रायोरिटी के अनुसार बता रहा हूँ। चौथा होगा एरिड। एरिड तो आ चुका है, पिछले साल पूछ चुका है, फिर भी एक बार देख लेना चाहिए, नहीं पूछता है ऐसे एकदम लगातार रिपीट नहीं करता है कि क्वेश्चन, फिर भी एरिड देख लेंगे। और लास्ट में पढ़ेंगे कोस्टल, और सबसे एंड में है पेरी ग्लेशियर। तो ये 6 तरह के आपको टोपोग्राफी फिनिश करने हैं, और इसी के साथ टोपोग्राफी फिनिश हो जाएगा। हम आज टोपोग्राफी का अंत कर रहे हैं, आज के बाद अभी अब टोपोग्राफी पे बात नहीं होगी। कल बचे हुए जियो मॉर्फोलॉजी के टॉपिक्स का एक हिसाब आपके सामने रखेंगे कि क्या बचा है, और उसकी समरी करके एक दिन में, कल तक में, परसों तक में खत्म कर देंगे। उसके बाद अब 3-4 दिन तक चलेगा आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, 2 दिन कम से कम जियोमॉर्फोलॉजी पर। 2 दिन हम लगातार आंसर राइटिंग ही बात करेंगे। आप ही के आंसर्स होंगे बोर्ड पर और हमारे द्वारा बताया गया फॉर्मेट होगा, ठीक है। ज्यादातर आपके आंसर्स का एक्सप्लेनेशन 2 दिन चलेगा। तो कल परसों, आज तारीख हो गई 12, तो यानी 15 तारीख के बाद से हम नया सेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। सेक्शन का नाम होगा क्लाइमेटोलॉजी, 15 से, ठीक है। तो मिलते हैं कल की क्लास में रिमेनिंग पार्ट ऑफ द जियोमॉर्फोलॉजी के साथ, और साथ ही साथ आंसर राइटिंग क्लास स्टार्ट करेंगे।